आम युवाओं तक पहुंच नहीं पाती है। उस कारण से बहुत सारे केसों में देखा गया है कि यहाँ के युवाओं जो है वो बेरोजगारी की तरफ से उनको नशे में अभी जैसे कि मालूम होगा आपको कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन यह शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं हो पा रही है, पूर्ण रूप से सक्सेस क्यों नहीं हो पा रही है? उसका मेन रीजन एक बेरोजगारी भी है। बेरोजगार युवा वहाँ से भटके हुए हैं और इस तरह का नशाखोरी जो है वो कर रहे हैं। और उसमें हम चाहेंगे कि हम लोग को जब मौका मिलेगा तो हम उनका सपोर्ट करने के लिए जहाँ तक हो सके इंडस्ट्रीज़ की बात करें या बैंकों से एक वार्ड में एक ऋण का व्यवस्था करें कि ऋण शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करें, बताएं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस डेट में आपको यहाँ इकट्ठा होना है, कौन कौन से बेरोजगार है, उसका डेटा तैयार करेंगे। फिर हम लोग जाकर बैंक मैनेजर से बात करेंगे, वहाँ फिर जो भी मदद हो पाएगा हम लोग अपने स्तर से हो या फिर वरीय पदाधिकारी से मिलकर उनको उस ऋण के बारे में बताएंगे और उनको ऋण मुहैया करवाने में पूरी से पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। जिंदाबाद 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 भाई जिंदाबाद 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 जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा। जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम सारा जनता से एक ही अपील करना चाहेंगे कि पिछले कई सालों से आप लोगों ने भी देखा है अपने वार्ड का स्थिति, अपने पंचायत का स्थिति। हम चाहेंगे कि जो भी लोग इस बार वोट करने आ रहे हैं वो जो भी कैंडिडेट है सभी लोग अपने हैं, सबका मान सम्मान रखना है, लेकिन जब वोट करें तो उन सभी कैंडिडेट में से जो भी सबसे बेस्ट कैंडिडेट लगे, जो आपको लगे कैपेबल कैंडिडेट हो, उन्हें आप चुनें और इस बार विकास करें। हमारा नाम मोहम्मद नसरुद्दीन, हम वार्ड नंबर 7 से वार्ड काउंसिलर के लिए प्रत्याशी हैं और हम चाहेंगे कि आप मोहम्मद नसरुद्दीन के क्रम संख्या EVM क्रम संख्या 3 पर टेम्पू छाप के सामने वाला बटन दबाकर आप हमें भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। और हमारा जो यकीन है वो बिल्कुल फिजिकली रूप से आपको देखने को मिलेगा और जितने के जस्ट बाद से आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव में आपका स्वागत है और हमारी यात्रा पहुंची है नगर पंचायत मुसरी घराड़ी। नगर पंचायत मुसरी घराड़ी वार्ड संख्या 7 से उम्मीदवारी दिया है नसीरुद्दीन साहब ने। नसीरुद्दीन साहब की बात करें तो ये एक समाज सेविक हैं, समाज सेवा करते नज़र आ रहे हैं। इनका मानना है कि समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म है और मैं इस धर्म के साथ लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। काफ़ी युवा भी हैं। बात करेंगे नसीरुद्दीन साहब से। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले सर आपका धन्यवाद और इंडिया की आवाज़ टीम को हम धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें मंच दिया कि आपके मदद से हम जनता के बीच में अपनी बात को रख सकें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप काफ़ी युवा हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, व्यवसाय भी है अपना, नौकरी के भी कई सारे अवसर थे, तो इन सब चीज़ों से हटकर फिर चुनाव लड़ने का मन आपने क्यों बनाया? आपको क्या ऐसा लगता है कि चुनाव लड़ने के बाद ही समाज सेवा हो सकता है या समाज सेवा करते हुए चुनाव लड़के और पद पर रह करके और बढ़िया से समाज सेवा करना चाह रहे हैं? इस बात को थोड़ा चरितार्थ करेंगे। जी, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है आपका जी, क्योंकि हम लोगों का पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा अनुभव नहीं है जी, लेकिन इससे पहले चाहे वो कोविड की बात करें या उससे पहले बाढ़ राहत में हम लोगों ने फिजिकली ऑन ग्राउंड जाकर काफ़ी सारा लोगों का मदद किया, चाहे वो सीतामढ़ी में हो, मधुबनी में हो, झंझारपुर में हो। वहाँ हम लोगों ने बाढ़ राहत का सामग्री पहुँचाने का काम किया। कोविड के टाइम में हम अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर लोगों की जो भी मदद हो सके वो किए। और बिजनेस में रहते हुए जो भी वहाँ से इनकम होता है उसका कुछ परसेंटेज जो है हम लोग शुरू से ही फैमिली का सपोर्ट रहा है काफ़ी और सारे दोस्तों का सपोर्ट रहा है, सारे लोग पॉजिटिव होकर लोगों की मदद में रहे हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी नज़दीक से चीज़ों को देखा है और जब अपने साथ साथ अपने टीम के साथ साथ हम लोगों ने कुछ मंत्री विधायक और अलग अलग अधिकारी लोगों से मुलाकात किए, उनसे जान पहचान बना, तब हम लोगों को मालूम चला कि किस तरीके से हम लोग फिजिकली मदद कर रहे हैं और वहाँ से जो फंड आ रहा है हमारे जो टैक्स के, जनता के टैक्स के पैसा का जो पैसा है उसको जनप्रतिनिधि किस तरीके से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तब हम लोगों को लगा कि हम लोग तो मदद शुरू से करते आ ही रहे हैं, यदि हम लोगों को जनता चुनकर वार्ड में या फिर किसी भी पद पे हम लोगों को लाती है तो हम लोग अपने काम को करते हुए, अपने समाज सेवा के साथ साथ अपने बिजनेस को भी करते हुए हम लोगों को और अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं और जो भी सरकार की तरफ से फंड हो और जो भी योजनाएं हैं उसको जनता तक डायरेक्ट रूप से हम लोग पहुँचाने का काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा। यूँ क्या है कि आपके वार्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो 5 काम कौन से हैं? देखिए, हम लोगों ने पहले काफ़ी सारा काम को देखा है, नज़दीक से किया है, लेकिन जब अपने वार्ड में अभी चुनाव प्रचार के लिए निकले पिछले 2 महीना से हम लोग जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर एक दरवाजे पर गए तो हम लोगों को लगता है कि मुसरी घराड़ी बहुत डेवलप्ड किया है। जिससे भी पूछेगा बोलेगा कि मुसरी घराड़ी पिछले 10 साल में बदल गया है। लेकिन जब हम वार्ड के अंदर घुसते हैं और एक गली मोहल्ले में जाते हैं तो आज भी हमको शर्मिंदगी महसूस होती है कि लोग यहाँ के जो भी गेस्ट लोग आते हैं उन लोग को बहुत ख़राब लगता होगा कि बारिश के टाइम में दोनों जूता को हाथ में लेके पाँव को इस तरीके से ऊपर करके और लोगों को अपने ससुराल, अपने घर में जाना पड़ता है।
ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। जी। तो हम लोगों ने पिछले काफ़ी समय से वोट करता आया है, लोग भी यहाँ के वोट करते गए हैं, लेकिन बदलाव कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहला काम जो होगा वो हर गांव में जो सड़क की समस्या है, सबसे मूल समस्या, वो हम लोगों को सबसे नज़दीक से देखने को मिला। चूँकि ये काउंसलर का चुनाव है और यहाँ पहली बार नगर पंचायत का गठन हुआ है, तो इसमें और भी चीज़ें ऐसी आएंगी, जैसे कि अगर हम रोड का निर्माण करवाते हैं उसमें नाला का भी जरूरी थे। जी बिल्कुल। तो रोड के साथ नाला हो गया। उसके बाद यहाँ के ऐसे बहुत सारे ऐसे एजुकेशन हैं जो हमारे वार्ड में है ही नहीं। जी। हम लोग अगर बात करें तो छोटे लेवल पर जो है वो गली मोहल्ले में बच्चे लोग को पढ़ाने का सिस्टम है, लेकिन यहाँ हम बच्चे लोग को देखते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो लोगों को क्या करता है कि प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा प्रीफर करता है, सरकारी स्कूल में वो सिस्टम है नहीं। अगर हम बात करें पंचायत लेवल पर जो भी अस्पताल होते हैं, किसी से पूछिए, यहाँ पर सारे जनता लोग यहाँ पर खड़े हैं, अगर किसी को कोई परेशानी होती है, बुखार होता है, पेट में दर्द होता है, तो कभी भी कोई पंचायत के जो भी अस्पताल है वहाँ नहीं जा पाते हैं, वहाँ उसका लाभ नहीं मिल पाता है। सब लोग प्राइवेट में जाते हैं, या कोई बड़ा इशू होता है तो डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। तो हम लोगों ने जो चीज़ देखा है उसमें सड़क हो गया, वो नाला का निर्माण हो गया, बच्चों को एजुकेशन के लिए जो भी यहाँ व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने का काम हो गया। उसके बाद जो पंचायत में या फिर वार्ड स्तर पे जो हम लोगों से पॉसिबल हो सकता है वो वार्ड बाय वार्ड करके हम लोग हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन को भी जोड़ेंगे। और उसके बाद सबसे मुसरी घराड़ी का जो मेन मुद्दा रहा है पिछले 1 साल में, वो है क्राइम। और मुसरी घराड़ी चौराहा जो है वार्ड नंबर 7 हम लोगों का, वहीं से क्राइम कंट्रोल हो सकता है, उसका सेंटर पॉइंट है। तो जिस भी माध्यम से हो उसके लिए हमको जिस भी अधिकारी से बात करना पड़े, जिस भी विभाग से बात करना पड़े, हम इन सभी लोगों के सामने में एक आश्वासन देते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर में हम अपने वार्ड के हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में CCTV कैमरा लगाने का काम करेंगे। चाहे वो जिस भी फंड से आए, हमारे फंड से हो, अध्यक्ष जी के फंड से हो, या विधायक जी के फंड से हो, सांसद जी के फंड से हो, या फिर पर्सनल फंड से हो, हम लोग CCTV से कंट्रोल करेंगे उस चीज़ को, ताकि हमारा वार्ड जो है उसके कारण पूरा मुसरी घराड़ी जो है वो क्राइम में कंट्रोल कर सके। बहुत अच्छा। जब जब युवाएं आगे आते हैं तो एक आशा जग जाती है, समाज के लोगों को लगता है कि ये युवा है, कुछ करेंगे। इन उद्देश्यों के साथ लोग आपके साथ इस रैली में काफ़ी युवा लोग हैं, चल रहे हैं। कुछ लोग हैं, एक चाचा हैं जो वृद्ध हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। एक अहम समस्या है, वार्डों से लेकर देश के ऊंचली पौधान तक भ्रष्टाचार दीमक की तरह समाज को खोखला कर रही है। तो ऐसे में आपके आने के बाद आपका वार्ड संख्या 7 भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड कैसे बनेगा? चूँकि कभी लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि केंद्र से विकास का 1 रुपया निकला हुआ जब बिहार पहुंचता है, किसी गांव पहुंचता है, किसी वार्ड पहुंचता है, तो वो 10 पैसा हो जाता है। तो वो गैप को कैसे भरेंगे? बिल्कुल सही बोले आपने। इतना आसान नहीं होगा भ्रष्टाचार को पूरे जड़ से मिटा देना किसी वार्ड सदस्य के लिए, लेकिन हम लोगों ने जहाँ तक देखा है कि अभी एक ट्रेंड सा चल गया है। अगर हम छोटा सा बात करें कि इनको शौचालय का योजना चाहिए, तो इनको पता है कि हमको 2000 रुपया पेड करना पड़ेगा उसके लिए। किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए, तो उनको दिमाग में बैठ गया पहले से कि हमको जो है 20 से 25 हज़ार रुपया जो है आवास सहायक को पे करना पड़ेगा। उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं खुलासा करने की जरूरत नहीं, सभी लोग जानते हैं। तो हम इसी चीज़ को पहले अपने लोगों के माध्यम से जो है एक सर्वे कराएंगे कि ऐसे कौन कौन से लाभुक हैं जिनका लिस्ट में नाम आया हुआ है और उस पैसे को न पे करने के कारण से उन लोगों का पेंडिंग है। क्योंकि हम लोग बिजनेस प्रोफाइल से हैं, पहले से हम लोग संपन्न हैं उन सब चीज़ों से, तो 1000-2000 रुपये की बात हो या फिर किसी को आवास दिलवाने की बात हो, हम लोग निस्वार्थ भाव से शुरू से सेवा करते आए हैं। 1000-2000 रुपये के चक्कर में नहीं आने वाले हैं और हम लोग निस्वार्थ भाव से जो भी हो सके वो करेंगे। और आप लोग की मदद से, जो भी मीडिया कर्मी हैं उन लोगों की मदद से, जिस भी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर करवाने का काम करेंगे। और ब्लॉक हो, CO हो, वो BDO हो, हमारे पंचायत सहायक हो, या जो भी लोग हो ऐसे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, उन लोगों को आप लोग के माध्यम से और अपने पदाधिकारी के पास लिखित शिकायत कर कर उसको जागरूक करने का काम करेंगे। और सबसे पहला काम करेंगे ये कि हम लोगों के पास जो भी गवर्नमेंट की तरफ से योजना आएगी उसको डायरेक्ट रूप से एक सभा करके हर एक जनता तक बताएंगे कि आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए, या आप में से जो लोग इसमें क्वालिफाई होते हैं उन लोगों के लिए इस सब तरह का योजना है जो बिल्कुल मुफ्त है जी। आप इसके लिए ये सब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ जमा कीजिए और हम आपको मदद करेंगे। जब योजनाओं के बारे में लोगों को मालूम चल जाएगा, जैसे कि अभी आप वार्ड के बारे में बात करें, तो सिवाय नल जल योजना के लोगों को मालूम ही नहीं है कि वार्ड मेंबर का काम क्या है। जी बिल्कुल, ये सच्चाई है। हमें भी नहीं मालूम है कि वार्ड मेंबर को पिछले 5 साल में कौन कौन सी योजनाएं आई। हमने चूंकि RTR लगाया था, बहुत कुछ मालूम चला वहाँ से हमको, लेकिन जनप्रतिनिधि का जो काम होता है कि जनता तक पता है
कि हमारे पास ये सब योजनाएं आई हैं, सभा करें, बताएं कि हमारे पास इतना फंड आया है, इसको किस तरीके से खर्च करना है। वो जनता का पैसा है, जनता तय करेगी उस चीज़ को। लेकिन लोग क्या करते हैं कि मुखिया, सचिव, सरपंच और ब्लॉक के सारे लोग आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, किसको कितना कमीशन चाहिए वो तय हो जाता है और जनता को उसका लाभ डायरेक्ट रूप से नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग सामने लाएंगे, जनता के बीच लाएंगे और मीडिया कर्मी की मदद से जो भी भ्रष्टाचार है उन सबको खत्म करने का हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे। और हम उम्मीद दिलाते हैं आप लोगों को मतलब धीरे धीरे करके इस चीज़ में हम लोग कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाएं आज पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, समाज का नव निर्माण कर रही हैं। तो ऐसे में महिलाओं की रोजगार की बात कैसे होगी, महिला सशक्तिकरण की बात कैसे होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी बिहार गवर्नमेंट भी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिए हैं और ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो है महिला को चुनाव में भी आरक्षण मिलने का काम किया गया है। तो हम लोगों के पास जो अभी है उसके अकॉर्डिंग महिलाओं के साथ जो है गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। और यहाँ के बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको मालूम भी नहीं होता है कौन सी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह का कुटीर उद्योग है, सिलाई है, कटाई है, बुनाई है, इन सब तरह का इंडस्ट्री लगाकर और गाँव के लोगों को और महिलाओं को इकट्ठा करके उनको एजुकेट करके इस मामले में कि इस तरह का योजनाएं हैं आपके लिए आया है, उसको जानकारी देकर। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि लिज्जत पापड़ के बारे में बात करते हैं जी। लिज्जत पापड़ जो है एक छोटी सी कंपनी भी नहीं थी, एक घर में स्टार्ट किया गया था, मात्र 4 महिलाओं के द्वारा वो स्टार्ट किया गया था और आज देखिए करोड़ों अरबों में खेल रही है वो। हर घर में लिज्जत पापड़ को जानने वाले लोग हैं। ऐसा क्यों हुआ? किसी एक व्यक्ति ने इनिशिएटिव लिया और महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचा। तो उसी तरीके से हम लोग एजुकेट करेंगे और जो भी योजनाएं हैं उसके तहत उनको हम लोग ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे। सरकारी सुविधाएं जो भी आती है ऊपर से वो हर घर घर जाकर उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। जो भी बेरोजगार महिलाएं हैं और जो भी इच्छुक है कि वो रोजगार करने वाले हैं उन लोगों के साथ मिलकर और उनको ट्रेनिंग के लिए जो भी मुहैया होने वाली चीज़ होंगी वो हम लोग करवाएंगे। और उसके बाद उन लोगों को बैंक से मिलकर और सरकारी योजनाओं का डायरेक्ट रूप से लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे, जिससे महिलाओं का भी उत्थान होगा। युवा हैं और युवाओं की एक टीम भी है आपके साथ, तो आप ये बताइए कि युवा आज नशा, पलायन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में युवाओं को कैसे प्रेरित करिएगा और उनको कैसे मुख्यधारा में लेके आइएगा? देखिए, एक चीज़ हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है कि ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर बिहार सरकार की हो, जो धरातल पर फिजिकली नहीं उतर पाती है। उसका मेन रीज़न है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है उनको खुद मालूम नहीं है किस तरीके से कहाँ से हमको ऋण व्यवस्था करवाया जा सके। हम लोगों के पास सबसे अभी अच्छी चीज़ें हैं युवाओं के लिए, वो है रोजगार का अवसर। इतना सारा अवसर है जो उसमें मदद कर रही है हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों, कि वो बैंकों से एक मुद्रा लोन के तहत से या ऐसे बहुत सारे फिजिकल बात करें अगर बहुत सारे उद्योग की तरफ से आपको लोन मिल रहा है। पशुपालन के लिए हो, मछली पालन के लिए हो, मुर्गी पालन के लिए हो या छोटा छोटा आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए हो, बहुत सारा मदद मिल रहा है। वहाँ से आपको राहत भी मिलेगा। अगर आप कुछ अमाउंट वहाँ से लोन पर लेते हैं, मान लिया 10 लाख रुपया, तो आपको 50% का अनुदान तक मिलता है। तो उन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। यदि आपको जानकारी हो भी गई, आप बैंकों में जाते हैं बात करने के लिए, तो आपको वहाँ को समर्थन नहीं मिलता है। आपको तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स, तरह तरह के आपको गारंटर वगैरह वहाँ ढूंढे जाते हैं, जिस कारण से आप अगर जाएंगे किसी प्रतिनिधि के पास बात करने के लिए तो वो आपको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है कि वह कौन से मंत्रालय का योजना है, कौन से विभाग में हमको बात करना है, हमको कौन से बैंक मैनेजर को, कौन से डिजिटल मैनेजर